सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस के पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को पढ़ा था और इसके नोट्स तैयार किए थे। आज के इस लेक्चर में हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है। और ठीक उसी पैटर्न पे हम उसका अध्ययन करेंगे जिस पैटर्न पे हमने परंपरागत या शास्त्रीय या आदर्शवादी जो राजनीतिक उपागम या राजनीति विज्ञान था उसको जिन बिंदुओं पे हमने पढ़ा था उन्हीं बिंदुओं को लेकर हम सेम आज का इस प्रकरण का पूरा जो कंटेंट है वो लिखेंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप कॉपी पेन के साथ तैयार होंगे और अपने नोट्स भी साथ साथ में तैयार करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पहला वाला लेक्चर है वो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपने ठीक से उसको सुना होगा, और आज की इस लेक्चर को समझने के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पहले वाले लेक्चर को ठीक से सुने और समझें। तो आधुनिक दृष्टिकोण की बात मैं पहले वाले लेक्चर में भी कर चुका हूं कि जो राजनीति का विभाजन है, राजनीति विज्ञान का विभाजन है, वो परंपरागत का विभाजन और आधुनिक का विभाजन है, वो 1939 के वर्ल्ड वार के बाद हमें देखने को मिलता है। देखिए 1939 का जो वर्ल्ड वार था, द्वितीय महायुद्ध था, उस द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीति विज्ञानी थे उनके मन मस्तिष्क में एक सवाल उभर के सामने आया कि ऐसी राजनीति, ऐसी पॉलिटिक्स का अध्ययन करने का क्या फ़ायदा कि वो दुनिया को युद्धों से नहीं बचा सका। सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा यूरोप, न केवल यूरोप बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा विश्व था उससे प्रभावित हुआ था, और राजनीति विज्ञानी थे वो आत्ममंथन के दौर में आ गए थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति, ऐसी राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का क्या फ़ायदा हुआ जो सेकेंड वर्ल्ड वार की भविष्यवाणी नहीं कर पाए और सेकेंड वर्ल्ड वार से निपटने के उपाय नहीं सुझा पाए। तो यहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ता है 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात, और राजनीति विज्ञान है वो एक नए स्वरूप में हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। वो किस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न है ये हम आज के इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करने के लिए ये ध्यान रखें कि समय, यानी आधुनिक दृष्टिकोण है उसका समय क्या है। तो आधुनिक दृष्टिकोण का समय है वो है द्वितीय महायुद्ध, यानी ये कहेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका उदय होता है, द्वितीय महायुद्ध के बाद का समय, 1939 के बाद का समय है ये। तो एक तो समय लाइन, जो टाइम लाइन है पॉलिटिकल साइंस को डिवाइड करने की, वो है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद की उसको बोलते हैं आधुनिक। तो आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है या आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है वो परंपरागत से कैसे भिन्न है, ये जानना हमारा आज के इस चैप्टर का, आज के इस व्याख्यान का प्रमुख विषय रहेगा। तो समय तो हो गया इसका सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात। अब कौन से राजनीतिक सिद्धांतकार थे जो इस संक्रमण के समय में आए थे और नए राजनीति विज्ञान को नए स्वरूप में ढालने के लिए प्रयासरत थे। तो प्रमुख सिद्धांतकार भी हम देखते हैं। प्रमुख सिद्धांतकार, उसमें से पहले नाम आएगा सबसे पहले कैटलिन, उसके पश्चात हम बात कर सकते हैं लासवेल की, हम बात कर सकते हैं कैपलान की, डेविड स्टन की बात भी हम जरूर करेंगे इसके चैप्टर में, आज के चैप्टर में डेविड स्टन, और डेविड स्टन के साथ साथ ही आमंड। ये प्रमुख राजनीति विज्ञानी हैं जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के पुरोधाजनक या शुरुआती राजनीति विज्ञानी माने जाते हैं। तो कैटलिन, लासवेल, कैपलान, डेविड स्टन और आमंड। ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीति विज्ञान के केवल यही सिद्धांतकार हैं या यही राजनीति विज्ञानी हैं, और भी बहुत सारे राजनीति विज्ञानी हुए हैं जिन्होंने इस दिशा में काम किया है, लेकिन इनका जो योगदान है वो मुख्य योगदान है।
ये वो संक्रमणकालीन राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, राजनीति वैज्ञानिक हैं, जो राजनीति को परंपरागत नज़रिए से निकालकर आधुनिक की तरफ मोड़ लाए थे। तो ये हमें इनका नाम इस विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे उन्हीं बिंदुओं पे जिन बिंदुओं पे हमने परंपरागत दृष्टिकोण की बात करी थी। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हम लोग राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं वो पढ़ चुके हैं, और अब हम पुनः बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाओं की। तो मैं समझता हूँ कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं थी उसमें हम बहुत आगे नहीं निकले थे, और हमने राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित कर दिया था। अब देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञानी हैं वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा में कैसे बदलाव करते हैं। तो परिभाषा के आधार पे देखो, परिभाषा ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं, सिद्धांतकार हैं, वो राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा को एकमत रूप से देते हैं। लेकिन हमें जब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान से कैसे ये परिभाषाएं भिन्न हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में हमने पढ़ा कि केवल राज्य का अध्ययन करता है, केवल सरकार का अध्ययन करता है। कुछ राजनीति विज्ञानी ये मानते थे कि ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, कुछ कह रहे थे केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है, कुछ कह रहे थे औपचारिक अध्ययन करता है। तो आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें जो उसकी जो परिभाषाएँ हैं वो किस तरह से हो सकती हैं। तो देखिए, पहली जो परिभाषा होगी वो होगी शक्ति का अध्ययन। यानी अब राजनीति विज्ञान है को शक्ति का विज्ञान माना जाने लगा। जिस तरह से हम परंपरागत दृष्टिकोण में ये पढ़ रहे थे कि राजनीति विज्ञान है वो राज्य का अध्ययन है, वैसे ही अब आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा इस तरह से बदल रही है। अब राजनीति विज्ञानी ये मान रहे हैं कि वो राज्य का अध्ययन नहीं है, बल्कि राज्य के अध्ययन से बहुत कुछ आगे है, बहुत कुछ ज़्यादा है, और वो है शक्ति का विज्ञान। और शक्ति का विज्ञान और शक्ति का अध्ययन करने वाला विज्ञान, हम ये कह सकते हैं शक्ति का विज्ञान या शक्ति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। शक्ति का अध्ययन, शक्ति के अध्ययन में हम मोटे तौर पर दो राजनीतिक सिद्धांतकारों की बात करेंगे, दो राजनीतिक विद्वानों की बात करेंगे। उसमें से एक नाम है कैटलिन का और दूसरा नाम है लासवेल का। कैटलिन और जो लासवेल हैं वो पॉलिटिकल साइंस की जो परिभाषा है या पॉलिटिकल साइंस का जो ध्येय है उसको केवल और केवल शक्ति की तरफ मोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटलिन की। देखिए, कैटलिन क्या कहता है, कैटलिन का जो विचार है वो देखते हैं। कैटलिन कह रहा है कि प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है, और वही राजनीति विज्ञान है। प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष, यानी कैटलिन है वो पॉलिटिकल साइंस को किस दृष्टिकोण से देख रहा है, जिस दृष्टिकोण से परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञानी थे वो देख रहे थे कि ये राज्य का अध्ययन करने वाला है, सरकार का अध्ययन करने वाला है, इससे आगे बढ़े हैं कैटलिन। और कैटलिन कह रहे हैं नहीं, ये केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए होने वाला प्रत्येक संघर्ष राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है। प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाले संघर्षों को ही हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। ये कैटलिन की परिभाषा है। तो इसमें दो शब्दों पर ध्यान देना अपने को, प्रभुत्व एवं नियंत्रण। अब दोनों शब्दों को आप समझेंगे, प्रभुत्व और नियंत्रण को, तो दोनों में देखेंगे आप, दोनों में शक्ति निहित है। प्रभुत्व स्थापित करने में शक्ति की प्रक्रिया काम में आती है, या नियंत्रण बनाए रखने में, नियंत्रण स्थापित करने में भी क्या होता है, शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रभुत्व एवं नियंत्रण के संघर्ष के रूप में राजनीति विज्ञान को देखा जाने लगा है। सिद्धांतकार कौन है, कैटलिन। तो कैटलिन कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान है वो अब न केवल राज्य सरकार का अध्ययन है, न केवल संस्थाओं का अध्ययन है, बल्कि प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए होने वाले संघर्ष के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। 1962 में कैटलिन की एक पुस्तक आती है। 1962 की जो कैटलिन की पुस्तक, उसका नाम हमें थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। सिस्टेमेटिक पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमेटिक पॉलिटिक्स। और सिस्टेमेटिक पॉलिटिक्स में कैटलिन कहते हैं कि जो राजनीति है उसका संबंध उन कार्यों से है जो नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। उनकी परिभाषा बिल्कुल शॉर्ट है। राजनीति विज्ञान है उसका संबंध कौन से कार्यों से है, ऐसे कार्यों से है जो कार्य प्रभुत्व या नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कैटलिन की जो परिभाषा है वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है, वो ये दिखाती है कि अब हम शक्ति को
राजनीति विज्ञान के मुख्य विषय से अलग नहीं कर सकते, बल्कि वास्तव में शक्ति या शक्ति प्राप्त करने के लिए होने वाले कार्य या नियंत्रण जारी रखने के लिए, नियंत्रण बढ़ाने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए होने वाले सारे के सारे जो कार्य हैं वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा में समाहित हैं, सम्मिलित हैं। तो एक तो हो गया कैटलिन जो शक्ति का विज्ञान मानते हैं। दूसरा इसी पे जिक्र करना जरूरी है लासवेल का। लासवेल की एक पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। व्हाट व्हेन हाउ, इन शब्दों को समझना। हु गेट्स कौन प्राप्त करता है, व्हाट क्या प्राप्त करता है, व्हेन कब प्राप्त करता है, हाउ कैसे प्राप्त करता है। यानी लासवेल महोदय ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अभिष्ट विषय है या राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है, अंतिम अभिष्ट है, वो ये है कि जो ये बता सके कि कौन क्या कब वह कैसे प्राप्त करता है, यानी शक्ति। इसमें जो निहित सेंस है वो शक्ति है, पावर के रूप में है कि राजनीति विज्ञान का जो अभिष्ट है, इसका प्रमुख उद्देश्य है या इसका जो जिसके इर्द गिर्द हमें पूरे राजनीति विज्ञान को केंद्रित करना है वो है शक्ति। और उसकी पुस्तक का नाम है हु गेट्स कौन प्राप्त करता है, व्हाट क्या प्राप्त करता है, व्हेन कब प्राप्त करता है, हाउ कैसे प्राप्त करता है। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ यानी शक्ति है वो कैसे प्राप्त करता है। राजनीति का जो अभिष्ट है वो ये है, ये बताना है, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ये बताना है कि शक्ति कौन कब कैसे और क्यों प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैटलिन और लासवेल हैं वो मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है, आधुनिक राजनीति विज्ञान है, उसकी परिभाषा को शक्ति के साथ जोड़ के देखते हैं। यानी परंपरागत जो अप्रोच थी उससे आगे निकल गए ये लोग, और अब वो कहते हैं कि केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक हमें सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें देखना है कि शक्ति राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है और शक्ति है वो कैसे कौन कब प्राप्त करता है, इसका अध्ययन नियत होना आवश्यक है। दूसरा अगर हम बात कर लें, एक परिभाषा तो शक्ति के संदर्भ को लेकर है, दूसरा है व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित। व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित, व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित। मैं इस व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था भी लिख सकता हूं, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित। जो परिभाषाएं आ रही हैं नई मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की, वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से संबंधित आ रही हैं। और व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित जो परिभाषा आई है उसमें दो नाम अपने को मुख्यतः याद रखने हैं। ये स्टन महोदय हैं, डेविड स्टन, दूसरे हैं आमंड। स्टन और आमंड राजनीति विज्ञान को व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ जोड़ते हैं कि न केवल शक्ति बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं समाज में। अब जब व्यवस्था शब्द काम में आया है यहाँ पे, तो हमें ध्यान देना है कि व्यवस्था है वो एक समाज व्यवस्था के लिए इसका जिक्र किया गया है। स्टन और आमंड का ये मानना है कि समाज है और समाज में कुछ व्यवस्थाएं बनी होती हैं। तो स्टन और आमंड ने मुख्यतः एक तो ये मान लिया है कि समाज एक व्यवस्था का नाम है, सोसाइटी है वो एक ऑर्डर है, एक निश्चित व्यवस्था है जो कार्य करती रहती है। समाज जब एक व्यवस्था है तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो व्यवस्था है, अब समाज का मतलब हो गया, समाज सभी तरह के समाज है इसमें, धार्मिक समाज, सांस्कृतिक समाज, आर्थिक समाज, मनोवैज्ञानिक समाज, नैतिक समाज। तो वो कह रहा है कि समाज में जब मनुष्य रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं, तो उनके कुछ धार्मिक क्रियाकलाप हैं, कुछ व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं, कुछ आर्थिक क्रियाकलाप हैं, वैसे ही उस समाज में उस मानव के राजनीतिक क्रियाकलाप भी हैं, जिसको वो राजनीतिक व्यवस्था का नाम देते हैं। तो समाज को वो एक व्यवस्था मानते हैं कि समाज एक व्यवस्था है, और जो राजनीतिक समाज है वो उसकी उपव्यवस्था है। अगर समाज को मैं व्यवस्था कह दूं, स्टन और आमंड के अनुसार समाज एक व्यवस्था है और समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं। तो उनमें से राजनीतिक व्यवस्था जो है, समाज में लोग जो रह रहे हैं और जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। और राजनीतिक जो व्यवस्था है उनको संचालित करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों पे बल दिया कि जो व्यवस्था बनी है समाज जैसी, इसकी एक उपव्यवस्था है और उपव्यवस्था का नाम राजनीतिक व्यवस्था है। और उस उपव्यवस्था में हमें मुख्यतः राजनीतिक व्यवस्था
के मतलब राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रतिपाद्य विषय हैं या इसमें जो अध्ययन सामग्रियाँ हैं उसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह है, राजनीतिक दबाव समूह है, जनमत, राजनीतिक व्यवहार, इनका अध्ययन करना है। अर्थात समाज जैसी एक व्यवस्था में एक उपव्यवस्था कार्यरत है जिसका नाम है राजनीतिक व्यवस्था, और वो राजनीतिक व्यवस्था किससे गतिमान है, उसके घटक क्या हैं? उसके घटक हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत और राजनीतिक व्यवहार। तो इनका अध्ययन किया जाना भी राजनीति के लिए या राजनीति विज्ञान के लिए अभिष्ट रहेगा, शुभ रहेगा, राजनीति विज्ञान के भले के लिए रहेगा। तो राजनीतिक व्यवहार का मतलब मानव का राजनीतिक व्यवहार। तो ये व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित जो उपागम है, ये व्यवस्था विश्लेषण जो पद्धतियाँ हैं वो आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण से संबंधित कोई भी वैज्ञानिक तकनीक, अप्रोच, उपागम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये व्यवस्था के रूप में देखते हैं। और तीसरी एक मैं बता दूं आपको, निर्णय प्रक्रिया एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। ये भी एक परिभाषा के रूप में बहुत सारे जो राजनीति विज्ञानी हैं वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है, और निर्णय प्रक्रिया एवं मानव व्यवहार का अध्ययन। इसमें हमें एक बात समझनी है, वो ये समझनी है कि मानव व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया, क्योंकि मानव व्यवहार है वही निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, और निर्णय कैसे हो रहे हैं, नीतियाँ कैसे बन रही हैं, वो मानव के व्यवहार पे डिपेंड है। तो ये दोनों वास्तव में इंटरलिंक हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। निर्णय प्रक्रियाओं को देखेंगे तो हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह के जो मानव व्यवहार हैं वो निर्णय को प्रभावित करते हैं या निर्णय लेने के लिए उनको बाध्य करते हैं या गैर बाध्य करते हैं, जो भी आप समझें। मानव व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में सम्मिलित है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गई इसकी आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की, कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसका क्षेत्र क्या है। उसमें क्षेत्र का मतलब फिर से वही है कि कौन से अभिष्ट विषय हैं जिनका अध्ययन यहाँ पे होगा। क्षेत्र, तो क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ सबसे नंबर 1 राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित कुछ भी वैज्ञानिक जो तथ्य हैं या सबूत हम कह सकते हैं या ऐसे अनुभव हमें प्राप्त नहीं होते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान से। और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी विभीषिका हो गई, उसके पश्चात ये समझना जरूरी होगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ही क्यों, महायुद्ध हुआ ही क्यों। हमने जो कर्ता थे, जो अलग अलग यूरोपीय देश थे जो विश्व युद्धों में भाग ले रहे थे, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध है या द्वितीय महायुद्ध है, इन दोनों में अगर हमने राजनीतिक व्यवहार जो वहाँ के लीडर कर रहे थे, नेता कर रहे थे, उसको अगर ठीक से समझते तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी विभीषिका नहीं होती। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हमें पॉलिटिकल साइंस में शामिल करने पड़ेगा। ये जो अप्रोच थी ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात ही आई। तो आधुनिक जो राजनीति शास्त्री थे वो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में या राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल करने के लिए उत्सुक थे और उन्हें इस पर बल भी दिया। दूसरा देखो, कुछ अवधारणाएं इसमें और शामिल की गई। अवधारणाओं का अध्ययन, कौन सी ऐसी अवधारणाएं थी जिन पे इन्होंने बल दिया, जो अभी तक राजनीति विज्ञान का मुख्य क्षेत्र नहीं थी या मुख्य अध्ययन विषय नहीं था वो। तो वो कौन से हैं देखो, शक्ति, सत्ता, प्रभाव। ये शक्ति, सत्ता, प्रभाव जैसी जो अवधारणाएं थी उनको भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया। जबकि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र था उसमें शक्ति, सत्ता और प्रभाव का जो अध्ययन था वो या तो सम्मिलित नहीं था या निम्न रूप से या आंशिक रूप से इसमें सम्मिलित था वो। लेकिन अब शक्ति, सत्ता और जो प्रभाव का अध्ययन था वो राजनीति विज्ञान के विषय में शामिल कर लिया गया। तो शक्ति, सत्ता का या प्रभाव या नियंत्रण का अध्ययन ये इसमें सम्मिलित हो गया। दूसरा उसमें हो गया समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन। ये भी परंपरागत में विषय नहीं था। समस्या एवं संघर्षों का अध्ययन। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था वो केवल
हम कह सकते हैं कि एक दार्शनिक मेथड को, एक आदर्शवादी अप्रोच को, सोच को लिए बैठा था और आदर्शवादी पद्धति से अध्ययन कर रहा था। लेकिन आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है वो कह रहा है कि समस्या एवं संघर्षों का अध्ययन, कौन सी समस्याएं हैं वो मानव के राजनीतिक व्यवहार के समय सामने आती हैं, और कौन सी समस्याएं हैं जो संघर्षों को पैदा करती हैं, और उन समस्याओं को कैसे हम मिटा सकते हैं, कैसे उनका निदान ढूंढ सकते हैं। तो समस्याएं और संघर्षों का अध्ययन करना भी क्या हुआ है, एक इसके विषय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। एक और जो चीज़ है वो उस पर जो बल दिया गया है वो दिया गया है सहमति और असहमति, सहमति एवं असहमति का अध्ययन। तो बेसिक रूप से अगर हम देखेंगे तो सहमति एवं असहमति का अध्ययन है वो मानव के राजनीतिक क्रियाकलाप का अध्ययन है, या मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है कि मानव या व्यक्ति जब व्यवहार करता है राजनीति में तो कौन सी बातों को लेकर वो सहमति प्रकट करता है और कौन सी चीज़ों को लेकर वो असहमति प्रकट करता है। अगर वो सहमत है तो क्यों है, अगर वो असहमत है या असहमति प्रकट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो मानव के राजनीतिक व्यवहार के अंतर्गत उसकी सहमति प्रकट करने की या असहमति प्रदान करने की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये इसका होगा क्षेत्र। अब हम देखेंगे कुछ इसकी विधियाँ, जो आधुनिक दृष्टिकोण की विधियाँ हैं वो कैसे काम में लाई गई हैं, कौन सी विधियाँ थी। आपको परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी विधियाँ तो ठीक से याद ही होंगी, मैं समझता हूँ कि आपने उसको याद कर भी लिया होगा। वो पत्तियाँ थी, दार्शनिक पत्तियाँ, निगमन पत्ति, ऐतिहासिक पत्ति, कानूनी पत्ति, संस्थात्मक पद्धति। ये पद्धतियाँ जो काम में लाई गई थी वो लाई गई थी। लेकिन अब जो पद्धतियाँ हैं, या मैं इसको विधि कह सकता हूँ या आप उसको उपागम भी बोल सकते हो, यानी आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसकी कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो उसमें देखो, एक पद्धति जो विज्ञान की काम में आई इसमें, सांख्यिकी, न्यूमेरिकल मेथड, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो सांख्यिकी पद्धति में क्या होता है कि आंकड़े जुटाए जाते हैं। किसी भी तरह के अध्ययन के लिए आंकड़े या तथ्य हैं वो जुटाए जाते हैं, और उन तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को सुनिश्चित करते हैं। तो सांख्यिकी जो पद्धति है वो एक तरह से गणितीय पद्धति है और ये वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है ये, जिसके जो परिणाम आएंगे उस पद्धति से अगर हम अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, परिणाम जो आएंगे वो वैज्ञानिक परिणाम आएंगे। तो सांख्यिकी पद्धति के साथ साथ दूसरी पद्धति जो काम में ली गई है वो ली गई है अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। इस शब्द को थोड़ा ठीक से समझना है, अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। देखिए, ये जो वास्तव में ये पद्धति नहीं है बल्कि बहुत सारी पद्धतियों का एक तरह से मेल है या संग्रह है। जो समाज विज्ञान है, सोशल साइंस जो हैं, जिनके सब्जेक्ट हैं, उसमें आप नीति शास्त्र को मान सकते हो, अर्थशास्त्र को मान सकते हो, पॉलिटिकल साइंस को मान सकते हो। तो ये जो इस टाइप के जो विषय हैं, जो समाज विज्ञान के विषय हैं, जो मानव जो रह रहा है समाज में, उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, उनमें जो मेथड्स जो काम में आए गए थे ना, उन मेथड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया। तो मोटे तौर पर क्या हुआ, समाजशास्त्र में कुछ विधियाँ काम में आ रही थी। समाजशास्त्र भी एक सोशल साइंस का मुख्य विषय है, और इसमें बहुत सारी ऐसी विधियाँ काम में आ रही थी जो समाज का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हुए थी। साइकोलॉजिकल उन पे इम्पैक्ट या असर था, यानी वो क्या कर रही थी, मानव के मनोविज्ञान को समझकर समाज का अध्ययन करने से जुड़ी हुई थी। तो राजनीति विज्ञान में क्या हो रहा था, राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, मैं बात कर रहा हूँ परंपरागत की, तो वो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उसमें क्या था, वो केवल राजनीति विज्ञान के लिए बनी हुई थी। एक दूसरे विषय की अध्ययन पद्धतियों को एक दूसरे विषय के साथ जोड़कर नहीं देखा गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतर अनुशासनात्मक पद्धति, यानी राजनीति विज्ञान को केवल राजनीति विज्ञान पृथक रूप से नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि उसको समाजशास्त्र के साथ भी जोड़ के देख रहे हैं हम लोग, नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र के साथ भी जोड़ के देख रहे हैं। तो इस तरह का जो दृष्टिकोण होता है या इस तरह की जो विधियाँ होती हैं उनको बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। तो ये भी मोटे तौर पर काम में लाई गई थी। एक पद्धति है व्यवस्था विश्लेषण, अभी मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, व्यवस्था विश्लेषण।
व्यवस्था विश्लेषण एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से समाज में जो कार्यरत व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि व्यवस्था है उसका निर्माण कैसे हुआ है, व्यवस्था कैसे कार्य करती है, व्यवस्था वो कैसे कोलैप्स होता है या कोलैप्स करती है, या व्यवस्था में कौन से बाधक जो हैं वो सामने आते हैं, या बाधाएं पहुंचाने वाले कारक हैं वो कौन से आते हैं, और उन कारकों को हटाने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं दूसरी व्यवस्थाओं में डालनी चाहिए। इस तरह की जो पद्धतियां हैं उसको बोलते हैं व्यवस्था विश्लेषण। अभी मैंने आपको बताया कि समाज एक व्यवस्था का नाम है, उसकी बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना भी क्या हुआ है, तो व्यवस्था विश्लेषण के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो प्रारंभ हुआ है वो केवल और केवल आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीति विज्ञान में ही शुरू हुआ है। इससे पहले व्यवस्था विश्लेषण जैसी कोई वैज्ञानिक पद्धति राजनीति विज्ञान के साथ अटैच नहीं थी। तो व्यवस्था विश्लेषण आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विधि है। इसके अलावा अगर बात करूँ आनुभविक पद्धति, एक आनुभविक पद्धति, अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह की पद्धति है। देखिए आनुभविक पद्धति मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि शब्दों की समझ हमें होनी आवश्यक है। पॉलिटिकल साइंस में जो शब्द सामपट पे इस्तेमाल हो रहे हैं या मैं अपने लेक्चर में काम में ले रहा हूँ उनके अर्थों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बता चुका हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से भी कुछ शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। आनुभविक पद्धति में देखो आप शब्दों की समझ के लिए आनुभविक शब्द है, उसमें मुख्य मूल शब्द जो है वो अनुभव है। तो ऐसी पद्धति जिसमें अनुभव को प्रधानता दी गई हो, अर्थात आनुभविक पद्धति के माध्यम से हम विगत जो राजनीतिक अनुभव हैं उनके माध्यम से आगामी जो राजनीतिक विश्लेषण है उसका अनुमान लगाते हैं। यानी जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो पिछले अनुभवों को हम याद रखते हैं कि उनमें क्या हुआ था। यानी कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, मान लो एक्स और वाई के बीच में संघर्ष हुआ था, पुराने राजनीति विज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो एक्स और वाई के बीच में, तो हम जानेंगे ये कि एक्स और वाई के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो कैसे सेटल हुआ था, कैसे समाप्त हुआ था, हमारा अनुभव क्या कहता है उस मामले में। वैसे ही मान लो क और ख के बीच में कुछ बंटवारा हुआ था तो किस पत्ते से हुआ था। और जो सारे के सारे अनुभव हैं उनको हम जब कंसोलिडेट करते हैं, उनको जब समेकित करते हैं तो हमारे सामने कुछ तथ्य सामने आएंगे कि ऐसी ऐसी स्थितियों में हमें ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, इनके परिणाम बेहतर आए हैं और ऐसा करने से परिणाम बेहतर नहीं आए थे। तो ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं आनुभविक पद्धति, और ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में अध्ययन के लिए मोटे तौर पर काम में लाई गई थी। तो ये पद्धति और विधियाँ हो गई हैं। अब हम इस लेक्चर के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और अब मैं अंत में आपको कुछ अंतर बताऊंगा कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान थी और आधुनिक राजनीति विज्ञान है, या उनके जो दोनों के दृष्टिकोण हैं उनमें मुख्य जो अंतर था वो क्या था। सवाल बने परीक्षा के लिहाज से तो ये अंतर को भी हमें जान लेना है। अंतर में हम बहुत तथ्यों को नहीं देखेंगे, केवल 4 और 5 जो बिंदु हैं उनको लेकर हम इनको अंतर करेंगे। तो देखिए पहला जो अंतर करेंगे हम वो करेंगे परिभाषा के आधार पर। परिभाषा के मैं आपकी समझ के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ परंपरागत, यानी परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें क्या माना गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ आधुनिक, यानी आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषा थी वो किस तरह से बदली। तो परिभाषा का अंतर करूँगा मैं सबसे पहले। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा आपको पहले वाला लेक्चर याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये केवल और केवल जो फोकस कर रहा था ना वो राज्य के अध्ययन पे कर रहा था, राज्य के अध्ययन के रूप में ही राजनीति विज्ञान को परिभाषित कर रहा था। राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, तो परंपरागत दृष्टिकोण ये कह रहा था कि जो विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है या जो सब्जेक्ट जो विषय राज्य को मुख्य विषय वस्तु मानता है, ऐसा अध्ययन करने वाला विषय ही राजनीति विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा थी वो केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित थी। और यहाँ पे जो अंतर आया ना आधुनिक में, उसमें 2 चैप्टर जुड़े हैं, शक्ति और सत्ता। अब आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार या वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि शक्ति व सत्ता का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है या विषय है वो क्या है, राजनीति विज्ञान है। जबकि परंपरागत ये मान रहा था कि राज्य का अध्ययन करने वाला, जो राज्य को मुख्य विषय मानने वाला जो विज्ञान था, विषय था, वो राजनीति विज्ञान था। एक तो परिभाषा का ये था। दूसरा देखो हम बात करेंगे तो बात करेंगे विषय क्षेत्र, यानी परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था वो अपने विषय क्षेत्र में क्या शामिल कर रहा था, ठीक है, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो अपने विषय क्षेत्र में क्या शामिल कर रहे हैं। तो देखिए ये जो परंपरागत है ना, ये केवल संस्थाओं को क्या मान रहा था, संस्थाओं को ही
या संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित था। आप इसको मोटे तौर पर यूँ समझ सकते हैं कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था उसका विषय क्षेत्र था, जो विषय क्षेत्र उसमें केवल संस्थाओं के अध्ययन तक इस विज्ञान ने, इस परंपरागत पॉलिटिकल साइंस ने अपने आप को सीमित रखा था। लेकिन आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है वो संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ा है और उसने कहा कि संस्थाओं के अध्ययन से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं के अध्ययन पर, प्रोसेस जो है उसके अध्ययन पे बल देना चाहिए। जैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्था के रूप में संविधान का अध्ययन कर रहा है। संविधान एक संस्था है, सरकार एक संस्था है, उसका अध्ययन कर रहा है कि संविधान इतना बड़ा है, संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं, इतने अनुच्छेद हैं, संविधान तब बना था। केवल वो संस्था का बाहरी तौर पर या औपचारिक अध्ययन कर रहा है। लेकिन जब प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि विगत 70-80 साल में भारत का जो संविधान है उसने कैसे कार्य किया है, कौन सी प्रक्रियाएं संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम में लाई गई हैं, और क्या वो प्रक्रियाएं वैज्ञानिक थी, ठीक थी या ठीक नहीं थी। इस तरह का जो अध्ययन है, प्रक्रियाओं का अध्ययन, प्रोसेस का जो अध्ययन है, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का हिस्सा बना है। बात कर ले हम प्रकृति की, कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी प्रकृति और आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति, इन दोनों में क्या मोटा अंतर है। तो प्रकृति की बात करेंगे ना, तो एक परंपरागत राजनीति विज्ञानी है बकल। इसका एक फेमस कोट है, स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये बहस चली कि राजनीति विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान है या नहीं है, तो जो बकल महोदय हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना था दूर, ये कला, जो जितने भी आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, उनमें भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये बकल का स्टेटमेंट है परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में। बकल महोदय ये कहते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक हो ही नहीं सकती, बल्कि ये क्या है, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये कला के नज़दीक था, एक जीवन कला या आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, कला के रूप में था। जबकि ये जो आधुनिक राजनीति विज्ञानी हैं वो इसको विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध या प्रमाणिक विज्ञान बनाने के लिए उत्सुक हैं। इनकी कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी कि वो उसको साइंस की तरफ लेके जाएंगे। ट्रेडिशनल जो फिलोसफर हैं या साइंटिस्ट थे पॉलिटिकल साइंस के, उनका कोई ऐसा अप्रोच नहीं था कि वो राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान या प्रमाणिक विज्ञान बनाने के लिए कार्य करें। जबकि आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्री हैं, राजनीति विज्ञानी हैं, उन्होंने इसको विशुद्ध या प्रमाणिक विज्ञान बनाने की तरफ कार्य किया है, या वो उसके बनाने के पक्षधर थे कि ये एक विशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञानों जैसा विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ठीक उससे मिलता जुलता ये विज्ञान है, इसको विज्ञान बनाया जा सकता है, या इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का प्रयोग या वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का महत्व है, इसके लिए बराबर बना हुआ है, इनका ये मानना था। अगर चौथा अंतर मैं कर दूं मूल्यों के आधार पर, तो ये मूल्य सापेक्ष था, ये मूल्य सापेक्ष था, यानी मूल्यों का महत्व ज़्यादा था। यहाँ पे मूल्य थे, उनको खूब महत्व दिया गया था। और राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य था वो मूल्यों की प्राप्ति, या मूल्यों को ध्यान में रखकर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन, मूल्यों को ध्यान में रखकर ही या मूल्यों को आगे रखकर ही राजनीति विज्ञान के माध्यम से निष्कर्षों की प्राप्ति करना परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्ष्य था। यहाँ पे आप देखेंगे कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की शुरुआत हुई है। और बात कर लूँ मैं अगर व्यवहारवादियों की, जो व्यवहारवादी आए थे, व्यवहारवादी जो उपागम है या व्यवहारवादी अध्ययन पत्तियाँ हैं, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं। इन लोगों ने कहा मूल्यों को एक तरफ रखना पड़ेगा, हमें साइड में करना पड़ेगा, और हमें मूल्यों के साथ कोई संबंध नहीं रखते हुए वास्तविक या यथार्थ जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये मूल्य निरपेक्ष है। ये मूल्यों के साथ क्या करता है, मूल्यों को साथ लेकर नहीं चलता, मूल्यों को साइड में रखता है कि मूल्य कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हम बाद में देखेंगे। हमें राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान की तरह पढ़ना है, हमें पहले से ही कुछ मूल्यों को स्थापित करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करना है। तो ये अपने आप में मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण था। और अगर हम बात कर लें अंत में उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पे, यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या था और आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य आधारित अंतर है। और इसमें हमें केवल एक बात को समझना है, वो ये समझना है कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था, परंपरागत दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए कार्य करने हैं, या श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए राजनीति का अध्ययन करना है। श्रेष्ठ जीवन की
प्राप्ति। इनका उद्देश्य ये है, लेकिन उद्देश्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए यथार्थ साधन क्या है, वो ये लोग परंपरागत राजनीति विज्ञानी हैं, वो समाज को या बता नहीं पाए ये चीज़ कि श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना तो इनका लक्ष्य है। श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए ही राजनीति का अध्ययन हो, ये इनका उद्देश्य है। लेकिन श्रेष्ठ जीवन प्राप्त कैसे हो, कौन से उपाय करने चाहिए, ये यहाँ पे ये बताने में सफल नहीं रहे। तो ये आदर्शात्मक है, आदर्शों की स्थापना करता है कि भाई ये राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है। ये कह रहे हैं कि भाई श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हो या नहीं हो, हमें जो अध्ययन सामग्री रखनी है, ये हमारा जो उद्देश्य है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, इनके अनुसार, आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं उनके अनुसार ये कह रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो है समस्या समाधान। ये एक बेसिक डिफरेंस है, समस्या समाधान, अर्थात समाज में कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं, उन समस्याओं का समाधान करना राजनीति विज्ञान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इससे पहले ये समस्या समाधान पे नहीं गए हुए थे, केवल श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए कुछ आदर्श बना रखे थे और उन्हीं के आधार पर अध्ययन कर रहे थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए, और राजनीति विज्ञान का जो लक्ष्य है या प्रमुख जो उद्देश्य है इसके अध्ययन का, वो क्या होना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना। तो ये है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर को आप ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।